हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनआईएस। सर, मेरे को एनआईएस का डिप्लोमा करना है। मेरे को कोचिंग लाइन में इंटरेस्ट है। मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी, और ना ही मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में ओवरऑल रियलिटी शेयर करने वाला हूँ मैं आपको। चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, इन्होंने जो अपने फॉर्म रिलीज़ किए थे 20 को, तो मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। 20 से इन्होंने स्टार्ट कर दिए। लास्ट डेट की हम बात करें, कब अंतिम तिथि इनकी, तो 19 अप्रैल को इसकी जो विंडो क्लोज हो जाएगी फॉर्म फिल करने की। उसके बाद कोई भी गलती हो जाती है तो आपकी जो करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है वो 20 अप्रैल को ओपन होगी और 21 तक जो है चलने वाली है। तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं डेली डेली तो फॉर्म फिल नहीं करते, तो गलतियाँ हो जाती हैं। तो गलतियों को हमें करेक्ट भी करना होता है, नहीं तो फिर आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद मैं आपको कुछ रियलिटी बताऊंगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखना, बड़ा मजा आने वाला है, आपको बहुत एक अच्छी चीज़ मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि कौन कौन से गेम हैं जिनमें हमें डिप्लोमा करने की ज़रूरत पड़ती है, या हम बोल सकते हैं डिप्लोमा हमारे हैं, एनआईएस जो करवाती है। तो सबसे पहले है आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कायाकिंग और साइकिलिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो एंड कबड्डी, खो खो, रोइंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टाइकोमांडो, टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग, वुशु और आपका योगासन। तो ये इतने ओवरऑल हमारे सामने गेम है। इनमें जो है आपको डिप्लोमा हम बोल सकते हैं, सर्टिफिकेट जो कोर्स करवाते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इतनी इतनी वैकेंसी है, और इनके सेंटर भी बने हुए हैं कि किस किस गेम का जो है सेंटर कहाँ पर है। ये आप प्रोस्पेक्टस में जाके पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा इसी तरीके से। ये तो बेसिक चीज़ है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर तो इंडिया में हम बात करें, ये बहुत सारे सेंटर हैं यहाँ पर। ओवरऑल मैं बात करूँ तो मेरे को ये सारे बताने की ज़रूरत नहीं है। 29 सेंटर है इन इंडिया। और इंटरनेशनल सेंटर की मैं बात करूँ तो वो आपका बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका। कुछ परसेंट की मैं बात करूँ तो जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी हमारे कुछ खिलाड़ी रहते हैं जो कि इंडिया में एनआईएस का डिप्लोमा करने के लिए आते हैं। ये आप सेंटर देख सकते हैं। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी पर बात करेंगे। उसके बाद आएंगे हम, ये है आपकी कैटेगरी 1। कैटेगरी A1 में बात करूं यहाँ पर तो 10+2, और उसने रिप्रेजेंट किया है इंडियन हम बात करें ओलंपिक्स में, या हम बात कर सकते हैं सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, या हम बात कर सकते हैं यहाँ पर मेडल इन एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो उनके लिए ये एलिजिबिलिटी है। सारे खिलाड़ी ध्यान से सुन लेना। उसके बाद उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर जो है, हाँ, आपने जो है मेडल ले रखा है, फर्स्ट मेडल इन ओलंपिक, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्टिसिपेशन एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, तो आपको डायरेक्ट मतलब बहुत सारा एडवांटेज मिल जाता है आपको। उसके बाद ये कैटेगरी A जो 2 है, जिसमें आपको देख सकते हैं कि 10+2, उसके बाद सेम वही प्रोसेस है। उसके बाद जो मेजर है, जो कि खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है और उनका परसेंटेज कम रहता है, वो है आपका कैटेगरी B, जिसको हम बोलते हैं हमें जो है ग्रेजुएशन चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ हमें एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट चाहिए। जितना अच्छा अचीवमेंट होगा आपके पास, हायर अचीवमेंट होगा, उतना ही आपको एडवांटेज मिलने वाला है। वो भी मैं आपको जो बोनस मार्क हैं, जो पॉइंट हैं, जो अंक हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कितनी अच्छे अचीवमेंट पे, कितनी अच्छी एजुकेशन पे कितने मार्क्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमारा कैटेगरी C है। सेम उसमें थोड़ा सा इसमें जो है अंतर है, और भी कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और उसके बाद आती है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट। एज क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो 21 से 45 के बीच में आप कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू हम बात करें एज रिलेक्शन की बात करें, कैटेगरी जो होती है वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो ये तो सारे फॉर्म में सारे जितने भी कोर्स होते हैं वो सब चलता है। कैंडिडेट की हम बात करें SC ST एंड OBC जो भी है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं आपका अलॉटमेंट मार्क फॉर एडमिशन क्राइटेरिया। ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हैं 10 मार्क्स, स्पोर्ट अचीवमेंट के हैं आपके 20 मार्क्स, वर्चुअल इंटरव्यू के हैं आपके 10 मार्क्स, और स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स थ्योरी टेस्ट जो होने वाला है वो 25 मार्क्स का होने वाला है। जनरल नॉलेज इसमें रहेगी 10 मार्क्स की रहेगी, लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क्स की, एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन रहेगा 10, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रहेगी
5 ओवरऑल मिला के आपका 100 का होने वाला है ओवरऑल मिला के। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, उसके बाद आता है हमारा जो एजुकेशन के साथ साथ कैसे पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने बीपीएड कर लिए तो आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने एमपीएड कर लिए, एमपीएड करके आप एनआईएस का डिप्लोमा करने के लिए जाते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने एमफिल पीएचडी कर रखी है तो आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो कुछ ही परसेंट ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो मास्टर्स करने के बाद डिप्लोमा करने के लिए जाते हैं, और कुछ परसेंट ऐसे रहते हैं जो पीएचडी करने के बाद जाते हैं, एमफिल करने के बाद जाते हैं। तो उसके बाद हम बात करें कि कैसे हमारे स्पोर्ट सर्टिफिकेट पे मार्क्स मिलते हैं, तो आपके सामने एक टेबल है स्पोर्ट अचीवमेंट की। तो 20 मार्क्स मिलने वाले हैं जिनके पास एक अच्छा खासा अचीवमेंट है। जैसे मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक्स, तो ऐसे कुछ ही परसेंट रहते हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके बाद है हमारा यहाँ पर सेकंड एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 15 मार्क्स, बाकी मैं सारे नहीं पढ़ सकता, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। उसके बाद है हमारा सेम वही जितनी भी हमारे गेम्स होते हैं फेडरेशन है 10 मार्क्स, और उसके बाद जो मोस्टली परसेंटेज रहता है वो 4th वाला कॉलम है, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे सब लोगों के लिए। क्योंकि इंटरनेशनल खिलाड़ी की मैं बात करूं जो जिन्होंने ओलंपिक रिप्रेजेंट किया है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वो कुछ ही परसेंट रहते हैं। नंबर ऑफ पीपल्स की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कैंडिडेट की, तो वो ग्रेजुएशन में भीड़ मिलती है। ग्रेजुएशन में भीड़ मिलती है तो वो पार्टिसिपेशन की हम बात करें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी या सीनियर नेशनल जो भी है, खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये पॉपुलेशन हमारे पास सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये इसमें मिलने वाले हैं आपको 5 मार्क्स, याद रखना सारे खिलाड़ी ध्यान से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सिलेबस आपका क्या क्या रहेगा। तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ सिलेबस में। सिलेबस में बेसिक जो है टर्मिनोलॉजी रहेंगी गेम से, एब्रीवेशन जो फुल फॉर्म वगैरह, टेक्निकल रूल रहेंगे, स्पेशलाइजेशन ऑफ द प्ले फील्ड, कोड, मेजरमेंट, इक्विपमेंट्स, ये सारा सब कुछ रहेगा। फिर जनरल नॉलेज में आपकी करंट अफेयर्स में क्या बेसिक जो चीज़ें हैं, क्या बदलाव है, जो भी आपको सब कुछ पढ़ना होगा, रूल रेगुलेशन जो भी है। उसके बाद आपका लॉजिक रीजनिंग में न्यूमेरिकल है, रिलेशनशिप है, सीक्वेंशियल है, आपके नंबर सीरीज है, अल्फ़ाबेट सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें इसमें बेसिक चीज़ें देखने को मिल जाती है। फिर लैंग्वेज कम्युनिकेशन में ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड इंग्लिश, मीन्स हम बोल सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से पूरी ग्रामर तैयार हो जाती है। उसके बाद है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में आपकी जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक्सेल क्या है, टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट क्या है, इनकी ज़रूरत पड़ती है। हम जब एनआईएस का डिप्लोमा करने के लिए जाते हैं तो प्रेजेंटेशन के लिए, तो ये तो आप बेसिक चीज़ें बीपीएड में सीख जाते हैं, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होगी। उसके बाद है हमारा पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जब आप देने के लिए जाओगे तो हर एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन्होंने अलग नॉर्म्स बना रखे हैं, 30 साल तक के और 30 से ऊपर के। तो आप देख सकते हैं इवेंट्स कौन कौन से रहेंगे, 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट स्पीड जो होगी, स्प्रिंट होगी जिसको हम बोल सकते हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होगी, शटल रन, बैंडी सिटअप्स और 1600 मीटर रन होने वाली है। 5 इवेंट्स हैं और 5 का पूरा टाइम टेबल है। यहाँ पर गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है, 30 से ऊपर वाले हैं उनका अलग है, और 30 से कम वाले हैं उनका जो है अलग है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इजीली तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका जो हम बोल सकते हैं एग्ज़ाम कब होने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ स्क्रॉल डाउन करने के बाद लास्ट। उसके बाद हम मेन चीज़ पे फोकस करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ आपका फीस स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल मैं फीस स्ट्रक्चर की सारी चीज़ तो मैं बता सकता कि किन किन चीज़ का कितना चार्ज है, तो आप जाके प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हैं। ओवरऑल जो है आपका इतना चार्ज है। उसके बाद खाना पीना, लाइफ स्टाइल बहुत सारी रहती है, तो ये आप समझ सकते हैं। फीस रिफंडेबल है। तो आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 जून को होने वाला है, 2 जून को होने वाला है, संडे 2024 को। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको एक रियलिटी शेयर करने वाला हूँ आपको एनआईएस के रिगार्डिंग। अगर मैं बात करूँ कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनआईएस का डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो अगर मेरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक नई चीज़ मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एनआईएस का डिप्लोमा कर लो। मैं रियलिटी आपको शेयर करने वाला हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा। आप एनआईएस का डिप्लोमा कर लो, चाहे आप बीपीएड कर लो, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो बेसिक चीज़ें सब लोगों को पता है। अब एक चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको। एक खिलाड़ी हमारे पास जिसने बीपीएड की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से,
और एक खिलाड़ी है हमारे पास जिसने NIS की पटियाला से। तो ये जो है NIS करने के बाद जाएगा कोचिंग में या किसी स्कूल को पकड़ेगा एज ए कोचिंग के लिए, और इसको मिलने वाला है पैसा 15 से 20 हज़ार तक शुरुआत में, स्टार्टिंग में। सुन लेना, अगर कम्युनिकेशन अच्छी है, गेम भी अच्छा खासा है, ऐसा कॉम्बैट स्किल गेम है या हम बोल सकते हैं इनोवेटिव वाला गेम है कुछ, जैसे कि मैं बात करूं जैसे टाइकोमोंडो, जूडो, जिम्नास्टिक, ऐसे गेमों को हर कोई लाइक कर लेता है। अगर यही एथलेटिक्स वाला है या कबड्डी वाला है तो याद रखना है इनके अंदर क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिलती है। तो आपको 15 से 20 हज़ार मिलने वाले हैं डिप्लोमा करने के बाद। अगर वही स्टूडेंट BPED करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी से जाता है और उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, उसका टीचिंग मेथड अच्छा है, तो मैं चैलेंज करके बोलता हूँ इंडिया की किसी भी स्कूल में जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो उसको 30 से लेकर 40 के बीच में उसकी स्टार्टिंग होने वाली है। मैं बात करने वाला हूँ एज ए बिगनर। अगर इसको भी पढ़ाना नहीं आता है तो इसको भी खेल में डाल देंगे, जाओ बच्चों को खिलाओ, और इसको भी 15 से 20 हज़ार मिल जाएंगे। और कुछ यूनिवर्सिटी या हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं वो 10 में ही मान जाते हैं। भाई बोलते हैं हर किसी की एक प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कुछ भी मिल जाए तो स्टेटस वो लोग गिरा देते हैं। तो याद रखना, डिप्लोमा करने जा रहे हो तो जब तक आपके पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं होगी, खुद अपने आप मेहनत नहीं करोगे, तो याद रखना कुछ भी नया नहीं कर सकते। मैं बार बार हर स्टूडेंट से बोलता हूँ कि पढ़ो, जितना कर सकते हो उतना चीज़ों को सीखो, क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरीके जानते हैं कि NIS ने, हम बात कर सकते हैं पिछले यूपी की मैं बात करूं 12 साल से यूपी के अंदर गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आई है। तो डिप्लोमा का ताड़ पत्र लेकर अपने हाथ में क्या करोगे जब गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आई है? तो पहली बात, बुरा मत ही मानना, मुझे पता है कुछ लोग कमेंट भी करेंगे, मेरे को कोई जेलसी नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप सब मेरे परिवार के हिस्से हैं। आप एक खेल, हम बोल सकते हैं कि हमारा एक परिवार है खेल खिलाड़ी। अब BPED में आपने देखा हो जिन लोगों ने BPED कर ली, तो पिछले 10 सालों की बात करूं, न जाने कितनी वैकेंसी आ गई होंगी, न जाने कितने लोग लग गए होंगे, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और जब इसकी शुरुआत होती है तो 4600 पे ग्रेड और 4800 पे ग्रेड से शुरुआत होती है BPED करने के बाद जो भी नौकरी मिलती है। याद रखना इस बात को। तो जब 4600 4800 पे ग्रेड से जब नौकरी जब मिलती है तो उसकी सैलरी 70,000 68,000 जो भी इतना रहता है अकॉर्डिंग टू जोन हम बात करें। तो आप समझ सकते हैं पिछले 10-12 सालों से इन्होंने गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाली है और आप काम करने वाले हैं सेम वही प्राइवेट सेक्टर में। तो आप क्यों नहीं BPED कर लेते और BPED थोड़ा सा क्यों नहीं पढ़ाना सीख लेते? जैसे पढ़ाने के साथ साथ आप कोचिंग भी करा सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं और आपकी सैलरी भी अच्छी मिलेगी, अच्छी खासी भी मिलेगी। तो मैं उन सभी खिलाड़ियों से बोलना चाहूँगा कि आप अपनी टीचिंग को डेवलप करो, टीचिंग डेवलप करो और अच्छी तरीके से कोचिंग को भी डेवलप करो। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी तो दोनों जगह हाथ मार सकते हैं, आप कोचिंग भी करा सकते हैं, टीचिंग भी करा सकते हैं। बट हाँ, जहाँ NIS की ज़रूरत पड़ती है स्पेशल, वहाँ पर मांगते कुछ ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ NIS मांगते हैं क्योंकि कोच की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ हमारे खिलाड़ी जो BPED वाले हैं वो वहाँ पर जो है रह सकते हैं क्योंकि इनको एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि इन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, वहाँ पर उन्होंने डिप्लोमा वालों को मांग रखा है, तो ये एडवांटेज ले जाएंगे। बट मैक्सिमम अगर परसेंटेज की मैं बात करूँ, सब लोग स्कूल की तरफ भागते हैं, एकेडमी की तरफ भागते हैं। तो NIS डिप्लोमा वाले सब एकेडमी की तरफ भागते हैं, जो भी एकेडमी खुली हुई है, बॉक्सिंग एकेडमी है, टाइकोमोंडो की, जूडो की, जो भी है, तो कितना पेमेंट दे देगी आपको, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर कहीं जयपुर या APS DPS जैसे स्कूल मिल जाए आपको 50K तक आपको सैलरी मिल सकती है जब आपके पास BPED होगी। तो मैं उन सभी स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा जिन्होंने BPED कर ली है, जिन्होंने BPED कर ली है, MPED कर ली है और उनका प्लान है सर NIS और कर लेता हूँ, तो याद रखना आपके पास 2 बहुत अच्छी डिग्री हैं, इनको इतना पढ़ लो ना कि NIS में जाएं तो आप वहाँ पर एक एज एक अपने आप में रोल मॉडल बन के रहें क्योंकि आपने BPED MPED कर ली है। जब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है अपने दोनों कोर्सों की, BPED MPED की, तो NIS करने से भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। जब आपने BPED ढंग से नहीं करी, MPED नहीं करी, तो NIS करके क्या कर लोगे? आप किसी स्टेडियम में जाओगे, स्टेडियम में कितनी सैलरी मिलेगी आपको? 25,000, 26,000, 27,000, और वो भी वैकेंसी आ नहीं रही है पिछले 8-10 सालों से, उसके लिए भी जुगाड़ लगानी पड़ेगी। और स्कूल में आप BPED कर लो तो इजीली तरीके से 30 से 35, और लड़की हैं, लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। कोई भी लड़की अगर अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो उसको तो ऑटोमेटिकली 40, 45, 50,000 जितने मिल जाएंगे। क्योंकि लड़कों लड़कियों में हम कंपेयर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको ये
जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा कि सर क्या बोले, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स कॉल करते थे डिप्लोमा कर लें, तो मैं उनको यही सजेशन करता हूँ कि तुम्हारी बीपीएड ऐसी निकल गई कोविड में और तुम डिप्लोमा की बात कर रहे हो। पहले पढ़ो, कंसेप्ट को क्लियर करो, डिप्लोमा करके आप स्कूल में जाओगे नौकरी करने के लिए। तो जब आपको वो चीज़ बीपीएड से मिल रही है तो आप डिप्लोमा क्यों कर रहे हैं। हाँ, अगर आपका ड्रीम है कि सर मेरे को पढ़ाना नहीं आता है, मेरे को कोचिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं उन खिलाड़ियों का स्वागत करता हूँ कि वो जाएं और वो एनआईएस का डिप्लोमा कर लें। क्योंकि हर आदमी के पास पढ़ाना वो बस की बात नहीं होती है कि हर किसी को टीचिंग स्किल अच्छी करनी है, नहीं। अगर जिनका इंटरेस्ट कोचिंग में ही है, सर मेरे को कोचिंग अच्छी लगती है, मेरे को गेम सिखाना अच्छा लगता है, मेरे पे पढ़ाई से बहुत डर लगता है, तो वो खिलाड़ी एनआईएस का डिप्लोमा कर सकते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि कुछ लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अच्छी लगती है और कुछ लोगों को जो है थ्योरेटिकल लाइफ अच्छी लगती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दोनों अच्छी लगती हैं। तो मैं तो आपकी वीक पॉइंट को देखते हुए सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को लगता है सर मेरे को कोचिंग में इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ाना बढ़ाना कुछ नहीं है, तो वो खिलाड़ी हमारे एनआईएस कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। और जिन खिलाड़ियों का सपना है, जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है और वो एनआईएस करने के लिए जा रहे हैं कि सर मेरे को हायर में जाना है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, स्पोर्ट ऑफिसर के लिए, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। वो उनको तो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, ज्ञान व्यान नॉलेज वाली कुछ नहीं, सर्टिफिकेट होना चाहिए जब हम वहाँ उधर जाएंगे तो। बाकी जब आपको पता है, जब अपने गेम का डिप्लोमा करने के लिए जा रहे हैं, तो हर कोई आदमी अपने गेम के बारे में अच्छी नॉलेज कर ही लेता है। बट ओवरऑल की हम बात करें तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।